हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिक्स से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। इस बार हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हम क्या करेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी का पूरा जो लेक्चर है उसको एक वन शॉट वीडियो के अंदर पूरा पढ़ लेंगे। आपको बस ये करना है कि स्टार्ट से एंड तक बने रहना है हमारे साथ में। तो स्टार्ट करते हैं माइक्रोबायोलॉजी के इंट्रोडक्शन से पढ़ते हुए। इंट्रोडक्शन क्या होता है माइक्रोबायोलॉजी का? बेसिकली कि माइक्रोबायोलॉजी हम किस लिए पढ़ते हैं उसके बारे में, या क्या काम आती है हमारे माइक्रोबायोलॉजी करियर के अंदर। तो माइक्रोबायोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म सच एज अ बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड पैरासाइटिस। मतलब कि माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो कि क्या स्टडी करती है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जो कि हमें आंखों से दिखाई नहीं दे रहे ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ रहा है, उन सब की स्टडी कराती है हमें माइक्रोबायोलॉजी। और उसके अंदर आते हैं हमारे जो भी पैथोजेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे कि जस्ट लाइक वायरस, बैक्टीरिया, उन सब का स्टडी करती है ये माइक्रोबायोलॉजी। हमको एक्सप्लेन करती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, सूक्ष्म जीव जिनको हम बोलते हैं हिंदी में, वो कैसे सरवाइव करते हैं, ग्रो करते हैं, स्प्रेड करते हैं, मीन्स के कैसे फैलते हैं या कैसे डिजीज़ को कॉज करते हैं। तो उन सब के बारे में हमारी माइक्रोबायोलॉजी स्टडी कराती है हमको। फिर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी तीन डेफिनेशन है, आपको जो इजी लगे आप वो देखिए। सिंपल डेफिनेशन ये है कि माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन्स कि माइक्रोबायोलॉजी मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो कि किसके साथ डील करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी के साथ। ठीक है। फिर नेक्स्ट इसकी डिटेल डेफिनेशन है जिसके अंदर लिख रखा है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करवाती है, उनके स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशंस के बारे में बताती है, वो कैसे ग्रोथ करते हैं, उनका क्या मेटाबॉलिज्म होता है, या वो कैसे फैलते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जिसको हम बोलते हैं। तो उन सब के बारे में हमको माइक्रो बायोलॉजी पढ़ाती है। फिर इसकी नर्सिंग के अंदर कुछ डेफिनेशन है, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी हमको हेल्प करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताने के लिए या अंडरस्टैंड कराने के लिए। और माइक्रोबायोलॉजी हमको इन्फेक्शन, जो एंटीसेप्सिस, स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, इन सब के बारे में भी अध्ययन या स्टडी करवाती है। तो ये नर्सिंग के बारे में इसकी परिभाषा थी। तो तीनों में से जो आपको इजी लगे वो आपको देख लेनी है। फिर इसके टाइप्स देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी के। पहला टाइप है बैक्टीरियोलॉजी, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं बैक्टीरिया के। फिर है वायरोलॉजी, जिसके अंदर हम वायरस की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा माइकोलॉजी, जिसके अंदर हम फंगस की स्टडी करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा पैरासाइटोलॉजी, जिसके अंदर हम पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। एंड देन है हमारा इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम जो है हमारा, उसकी स्टडी करते हैं, जिसके अंदर हमारे एंटीबॉडीज़, वैक्सीन्स वगैरह है, वो सब आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है माइक्रोबियल जेनेटिक्स। माइक्रोबियल जेनेटिक्स जो है जीन से रिलेटेड है, यानी कि उसके अंदर हम डीएनए, जीन ट्रांसफर्स, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। फिर हमारा एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, जिसके अंदर हम माइक्रोब्स जो है उनकी स्टडी करते हैं, सॉइल के अंदर जो प्रेजेंट है, या वाटर के अंदर जो प्रेजेंट है, या फिर एयर के अंदर प्रेजेंट है। सॉइल मतलब मिट्टी, मिट्टी, पानी या हवा के अंदर जो भी माइक्रोब्स प्रेजेंट है, उनकी स्टडी कराना ही क्या कहलाता है, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। फिर सेकंड लास्ट है कि मेडिकल या क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, माइक्रोब्स की स्टडी करना जो कि डिजीज़ को कॉज कर रहे हैं, यानी ह्यूमन के अंदर जो माइक्रोब्स है जिनके कारण डिजीज़ उत्पन्न हो रही है उनके अंदर, उनकी स्टडी कराना मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। फिर लास्ट हमारा है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी क्या है, यूज़ ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री, यानी कि माइक्रोब्स का इंडस्ट्री के अंदर क्या यूज़ है। अब आप सोच रहे होगे कि माइक्रोब्स क्या काम आते हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो माइक्रोब्स जो है कई सारे ऐसे हैं जो कि हार्मफुल ना होके हेल्पफुल भी है। जस्ट लाइक एक एंटीबायोटिक्स होती है जो कि एक माइक्रोब से बनती है। ठीक है, पेनिसिलिन आपने नाम सुना होगा। तो कुछ ऐसे माइक्रोब्स भी होते हैं जिनसे मेडिसिन जो है बनती है, इसलिए वो इंडस्ट्री में भी यूज़ लिया जाता है। फिर हमारा हमारा फाइनल जो लास्ट है टाइप माइक्रोबायोलॉजी का, वो है फूड माइक्रोबायोलॉजी, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं माइक्रोब्स की इन फूड स्पॉइलेजेस एंड प्रिजर्वेशन के अंदर, यानी कि फूड प्रिजर्वेशन में जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं उनकी स्टडी करना फूड माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस या रेलिवेंस ऑफ नर्सिंग। तो माइक्रोबायोलॉजी के कई सारे इंपॉर्टेंस है जो कि नर्सिंग के अंदर ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि ये क्या करती है कि इन्फेक्शन या पेशेंट की केयर में हमको हेल्प करती है।
इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में एंड पेशेंट की केयर करने में हेल्प करती है। तो इसके कुछ पॉइंट वाइज हम देख लेते हैं, जैसे कि पहला ये डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो है उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारी हेल्प करती है। फिर नेक्स्ट है ये नोजोकोमल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए भी हमारी हेल्प करती है। फिर नेक्स्ट है ये हमको टीच करती है स्टेलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन टेक्निक्स के बारे में। फिर है कि ये हमको गाइड करती है हैंड हाइजीन एंड असेप्टिक टेक्निक्स जो है उनके बारे में हमको गाइड करती है। फिर फिफ्थ पॉइंट है कि ये हमको स्पाइसमैन कलेक्शन लाइक यूरिन ब्लड स्पूटम इन सब का कलेक्शन के अंदर भी हमारी हेल्प करती है। सिक्स पॉइंट है कि ये क्रॉस इन्फेक्शन जो है उनको प्रिवेंट करती है, पेशेंट के और हेल्थ केयर वर्कर्स के बीच में जो इन्फेक्शन फैलता है उसको फैलने से रोकती है। फिर सेवन पॉइंट है कि ये सपोर्ट करती है एंटीबायोटिक्स स्टेरॉयडशिप, यानी कि ये प्रिवेंट्स करती है उनको, ठीक है। फिर एट पॉइंट है कि ये हेल्प करती है नर्स को एजुकेट पेशेंट अबाउट वैक्सीन, यानी कि पेशेंट को वैक्सीन के बारे में एजुकेट करना। फिर नाइन्थ पॉइंट है कि ये इम्प्रूव करती है वुंड केयर या इन्फेक्शन कंट्रोल को। फिर लास्ट पॉइंट है कि हमारा इट इज़ असेंशियल इन ओटी आईसीयू लेबर रूम एंड वार्ड्स, मतलब कि ऑपरेशन थिएटर में आईसीयू में एंड लेबर रूम में बहुत ही ज़रूरी है, असेंशियल है। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक या साइंटिस्ट जो है वो हमारे एंटोनी वॉन लिवनहॉक, जिनको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। ये हमारे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। फर्स्ट टू ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्होंने सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज की थी या देखा था। फिर नेक्स्ट है हमारे लुईस पास्चर, जो कि मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के फादर कहे जाते हैं। इन्होंने जर्म थ्योरी दी थी डिजीज़ की एंड पास्चराइजेशन जो टेक्निक है, जो कि दूध वगैरह को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिवेंट करने के लिए यूज़ में ली जाने वाली टेक्निक है, जिसको पास्चराइजेशन बोलते हैं। मेनली ये दूध डेयरी जो होती है, मिल्क डेयरी, उनके अंदर यूज़ होती है पास्चराइजेशन टेक्निक। तो उनको हमारे लुईस पास्चर जी ने ही बताया था। फिर इन्होंने कुछ वैक्सीन्स डेवलप की थी, जैसे कि रेबीज़ हो गया, कोलेरा हो गया एंड एंथ्रेक्स, ये 3 वैक्सीन्स इन्होंने डेवलप की थी लुईस पास्चर जी ने। फिर हमारे वैज्ञानिक आते हैं रॉबर्ट कॉच, जिनको हम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। इन्होंने टीबी कोलेरा बैक्टीरिया जो है वो डिस्कवर किए थे, टीबी कोलेरा बैक्टीरिया, ओके। और फिर हमारे नेक्स्ट आ जाते हैं एडवर्ड जेनर साइंटिस्ट। एडवर्ड जेनर साइंटिस्ट जो है इनको हम फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। इन्होंने फर्स्ट वैक्सीन जो है स्मॉल पॉक्स डिस्कवर की थी, स्मॉल पॉक्स की सबसे पहले वैक्सीन दी थी एडवर्ड जेनर ने। फिर हमारा है फिफ्थ पॉइंट जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर जिन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी को लॉन्च किया था या इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट है हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने क्या किया था, पेनिसिलिन नामक एक एंटीबायोटिक है उनको उसको डिस्कवर किया था इन्होंने, पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। फिर नेक्स्ट हमारे है साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवर किया था वायरस, जिनका नाम है आइवेनॉक्सी एंड बेजरिंग, सॉरी आइवेनाव इसका नाम है इनका, एंड जो बेजरिंग है इन्होंने वायरस को डिस्कवर किया था। फिर लास्ट हमारे साइंटिस्ट आ जाते हैं वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक को सब जानते हैं कि जिन्होंने हमारे डीएनए की स्ट्रक्चर जो है उसको डिस्कवर किया था। फिर हमारा है नेक्स्ट हेडिंग कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजीज। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजीज है जो कि हम देखेंगे अब। जैसे कि सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हिंदी में हम बोलते हैं सूक्ष्म जीव, यानी कि ऐसे जीव जिनको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, हमारी नेकेड आई या नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है पैथोजेंस। पैथोजन क्या होता है? जो कि डिजीज़ को कॉज करने वाले माइक्रोब्स होते हैं उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं। फिर नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा का मतलब होता है हार्मलेस माइक्रोब्स, यानी कि बॉडी के अंदर ऐसे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बॉडी को हार्म नहीं फैलाते हैं, हार्म नहीं करते हैं, यानी कि वो बॉडी के लिए डेंजर नहीं है, उनको हम नॉर्मल फ्लोरा बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारी टर्मिनोलॉजी इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब होता है इन्वेजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजेंस, यानी कि पैथोजेंस का बॉडी के अंदर मल्टीप्लिकेशन ही इन्फेक्शन कहलाता है।
फिर हमारा नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है कंटामिनेशन। कंटामिनेशन का मतलब है प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स ऑन सरफेस। कोरोना के अंदर क्या होता था, हम जिस भी सरफेस को टच करते थे वो वायरस वहाँ चला जाता था, यानी कि वो सरफेस क्या हो जाती, कंटामिनेटेड हो जाती थी। तो कंटामिनेशन का मतलब है प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स ऑन सरफेस। फिर नेक्स्ट है स्टेलाइजेशन। स्टेलाइजेशन का मतलब है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रोब्स इंक्लूडिंग स्पोर्स। मीन्स कि स्टेलाइजेशन जो है वो ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम माइक्रोब्स को पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इनफैक्ट जो माइक्रोब्स के स्पोर्स होते हैं उनको भी रिमूव कर दिया जाता है। फिर हमारी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन का मतलब होता है किलिंग ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स ऑन नॉन लिविंग सरफेसेस। मतलब कि जो हार्मफुल माइक्रोब्स है उनको किल करना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम डिसइंफेक्शन। फिर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारी एंटीसेप्सिस। एंटीसेप्सिस का मतलब होता है केमिकल्स यूज ऑन स्किन टू रिड्यूस माइक्रोब्स। यानी कि एंटीसेप्सिस एक ऐसा केमिकल सॉल्यूशन होता है जो कि स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है जिससे हमारे माइक्रोब जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, जस्ट लाइक सैनिटाइजर हो गया, ठीक है। फिर आता है असेप्सिस। असेप्सिस का मतलब होता है फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन जो है प्रेजेंट नहीं है, यानी कि मतलब कि कहने का मतलब ये है अब्सेंस ऑफ इन्फेक्टियस माइक्रोब्स। माइक्रोब्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होके अब्सेंट है, उसको हम असेप्सिस बोलते हैं। फिर हमारा 10th टर्मिनोलॉजी है जिसका नाम है होस्ट। होस्ट वो होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म दैट हार्बर्स द पैथोजेंस। ओके, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि पैथोजन होते हैं उनको हम होस्ट कहते हैं। वंस के होस्ट जैसे ह्यूमन होस्ट है एक, जिनसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एंटर करते हैं बॉडी के अंदर एंड दूसरी बॉडी के अंदर जाते हैं और बॉडी के अंदर ग्रोथ करते हैं, तो इसलिए ह्यूमन बॉडी एक होस्ट है। फिर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारी इंक्यूबेशन पीरियड। जो इन्फेक्शन का एंटर होने जो माइक्रोब्स एंट्री करता है उसके बाद वो इन्फेक्शन होता है एंड जो सिम्टम्स दिखता है उसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, यानी कि टाइम बिटवीन इन्फेक्शन एंड सिम्टम। जो इन्फेक्शन दिखता है या होता है इन्फेक्शन, उसके प्रेजेंट होने के और सिम्टम्स प्रेजेंट होने के बीच का जो टाइम है उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। फिर हमारी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है नोजोकॉमल इन्फेक्शन, जिसको हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ये पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट होने के 48 घंटे के बाद जो इन्फेक्शन पेशेंट को होता है उसको हम नोजोकॉमल इन्फेक्शन बोलते हैं। फिर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स एक ड्रग है जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को किल करती है, इनहिबिट करती है, यानी कि बैक्टीरिया को मारती है या फिर उसकी ग्रोथ को रोकती है। फिर नेक्स्ट है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मीन्स इनएबिलिटी ऑफ एंटीबायोटिक टू किल बैक्टीरिया। मीन्स कि एंटीबायोटिक जो लेते हैं हम, इफ़ वो अनेबल हो जाती है बैक्टीरिया को किल करते टाइम, तो उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब हम रुकावट बोल सकते हैं कि जो हमने एंटीबायोटिक ली है वो बैक्टीरिया को नहीं किल कर पा रही है, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। फिर हमारी ये कल्चर। कल्चर का मतलब है ग्रोइंग माइक्रोब्स इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी के अंदर जो माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हैं उसको हम कल्चर बोलते हैं। फिर लास्ट टर्मिनोलॉजी है ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन है जिसका मतलब है डिफरेंशियल स्टेनिंग फॉर बैक्टीरिया, ठीक है। ग्राम स्टेन मतलब एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम जो बैक्टीरिया है उसको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, लाइक ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब हम कुछ प्रिंसिपल देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी के, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी आर फाउंड एवरीवेयर। ये सब जगह पाई जाती है माइक्रोबायोलॉजी। स्पेसिफिक माइक्रोब्स कॉज स्पेसिफिक डिजीज। जो स्पेशली कुछ माइक्रोब्स होते हैं वो स्पेसिफिक डिजीज़ को कॉज करते हैं। एंड माइक्रोबियल जो ग्रोथ होती है उसको रिक्वायर होती है किसकी, न्यूट्रिशन, पीएच, टेम्परेचर, यानी कि माइक्रोब जो है वो पर्टिकुलर जगह पे ही ग्रोथ कर सकते हैं, उनको पीएच न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी बेनिफिशियल और हार्मफुल, यानी कि ये हमारे शरीर के लिए हेल्पफुल भी हो सकते हैं एंड हार्मफुल भी होते हैं। मीन्स ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉट हार्मफुल, सम आर बेनिफिशियल फॉर अस। फिर हमारा प्रिंसिपल कि इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू डिफरेंट रूट्स, यानी कि जो इन्फेक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट जगह से बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है, जैसे एयर, कॉन्टैक्ट, फूड, वाटर।
असेप्टिक टेक्निक्स हेल्प्स प्रिवेंट इन्फेक्शन। जो असेप्टिक टेक्निक है उनसे क्या होता है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्टेलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन रिड्यूस माइक्रोबियल लोड। जो हमारे स्टेलाइजेशन टेक्निक्स या डिसइंफेक्शन यूज़ करते हैं हम, उससे क्या होता है कि माइक्रोबियल जो है उनकी ग्रोथ को रिड्यूस किया जाता है या माइक्रोब्स को पूरी तरीके से किल कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है प्रिंसिपल की इम्यूनिटी प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। जो हमारी इम्यूनिटी है वो हमें प्रोटेक्ट करती है इन्फेक्शन से, बॉडी के अंदर होने वाले इन्फेक्शन से इम्यूनिटी हमको प्रोटेक्ट कर देती है। फिर हमारा प्रिंसिपल है माइक्रोब्स इवॉल्व थ्रू म्यूटेशन एंड न्यू स्ट्रेंस। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा कि वैक्सीन्स प्रिवेंट इन्फेक्टियस डिजीज। जो वैक्सीन्स है वो इन्फेक्टियस डिजीज, जो कि ऐसी डिजीज जो कि इन्फेक्शन को फैलाती है, उसको वैक्सीन्स क्या करती है, प्रिवेंट कर देती है। फिर लास्ट हमारे यह प्रिंसिपल की लेबोरेटरी डायग्नोसिस इज एसेंशियल फॉर करेक्ट ट्रीटमेंट। मीन्स कि किसी भी डिजीज़ का डायग्नोसिस करने के लिए मीन्स कि किसी भी डिजीज़ का करेक्ट ट्रीटमेंट करने के लिए हमको लेबोरेटरी डायग्नोसिस करना ज़रूरी है। ये हमारे प्रिंसिपल्स थे कुछ। अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग। यानी कि माइक्रोबायोलॉजी नर्सिंग के अंदर क्यों यूज़ ली जाती है, हमारे क्या काम आती है। तो सीधी सी बात है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन के लिए, आइसोलेशन टेक्निक्स जो है वो भी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ही आती है। फिर हैंडलिंग बायोमेडिकल वेस्ट जो हमारा है वो भी हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ही पढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन वैक्सीन, उसके लिए भी हमको माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी पड़ती है। एजुकेट करना पेशेंट को, सेफ हैंडलिंग ऑफ स्पेसिमेंस एंड प्रिवेंटिंग एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस, तो इन सब के लिए हमारी माइक्रोबायोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब समरी ये है कि माइक्रोबायोलॉजी फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। ठीक है, एंड अंडरस्टैंडिंग माइक्रोब्स हेल्प नर्सेज प्रोवाइड सेफ साइंटिफिक एंड हाई क्वालिटी पेशेंट केयर। ओके, तो ये समरी थी। अब कुछ शॉर्ट नोट्स है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के, तो कुछ इस प्रकार है जैसे कि इंट्रोडक्शंस हमने सबसे पहले पढ़ा, जिसके अंदर हमने डेफिनेशन पढ़ी। तो डेफिनेशन क्या थी कि स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर हमने इसके ब्रांच एंड टाइप्स देखे, ये हमारे टाइप्स थे माइक्रोबायोलॉजी के। फिर हमने इसके इम्पोर्टेंस एंड रेलिवेंस देखे नर्सिंग के अंदर माइक्रोबायोलॉजी के, उनके शॉर्ट नोट्स है ये। फिर हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखे, यानी कि जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके बारे में पढ़ा, जैसे कि ल्यूवेनॉग जो थे हमारे फर्स्ट माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोब्स के बारे में देखा था इन्होंने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिन्होंने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक दी थी। फिर हमने बेसिक कंसेप्ट एंड टर्मिनोलॉजीज देखी थी। फिर हमने प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी देखे थे। देन हमने चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था यहाँ पे। तो वन शॉट के हमने पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पढ़ लिया है। इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये लास्ट है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सफिशिएंट है, ये पढ़ोगे तो आप पेपर को फाड़ दोगे। ठीक है बच्चों, लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू, धन्यवाद।